सो बेटा आपका नेक्स्ट चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैंने अभी आपको बोल दिया ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को आप लोग थोड़ा सा सिंसियरली लेना, इस चीज को आप छोड़ना मत। ये इसमें से क्वेश्चंस कहीं नहीं जाते, आंसर्स आराम से आ जाएंगे। अगर सही आंसर आपने दे दिए तो आपके 4 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा, अगर आप सही आंसर देके चलते हैं तो। ठीक है बेटा, आपका सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। आप मुझे पहले ये बताइए, कोई आए पहले मैं इसके बारे में समझा देता हूँ होता क्या है। आफ्टर ऑल व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। देखो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजिकल। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग होता है दैट इज रिलेटेड टू लिविंग। ठीक, कोई भी लिविंग है जो आपका, दैट इज वो किसमें है आपका, दैट इज योर बायोलॉजिकल। अब आप जानते हैं एज यू नो कि कोई लिविंग हमारे इस प्लेनेट पे, जानते हो कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है? मैंने आपको बताई थी शायद पहले के चैप्टर में। लिविंग वर्ल्ड में हमने बात करी थी, मैंने आपको बताया था हमारे प्लेनेट पे जो अब तक टोटल नॉन स्पीसीज हैं वो है दैट इज 1.7 टू 1.8 मिलियन। दैट मीन्स 17 लाख से 18 लाख, इतनी स्पीसीज को हम आज तक फाइंड आउट कर चुके हैं अपने प्लेनेट पे। ये सारी की सारी क्या है, दैट ऑल आर बायोलॉजिकल, बिकॉज ये सब लिविंग्स है। अब इतने सारी स्पीसीज जो हैं ऑब्वियसली इनको आप वन बाय वन तो पढ़ नहीं सकते, वन बाय वन तो आप इनको देख नहीं सकते, स्टडी नहीं कर सकते। सो इन सभी को आपको क्लासिफाइड करने की जरूरत थी। सो हमने क्या दिया, देन वी प्रपोज द क्लासिफिकेशन, क्योंकि इसी के थ्रू आप इतनी सारी स्पीसीज को इजीली पढ़ सकते थे, इजीली समझ सकते थे, उनके कैरेक्टर्स देख सकते थे ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम क्लासिफिकेशन ही नहीं देंगे तो क्या हम सोचो कुछ 17 से 18 लाख स्पीसीज के बारे में आप पता कर सकते हो? फिर उनके बारे में आप लिख सकते हो? उनके बारे में से अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते हम लोग। सो इसलिए ये इजिली इनकी स्टडी कर सके हमने क्लासिफिकेशन दिया था आपको। ठीक, ये जो आप क्लासिफिकेशन जो हमने दिया, ये क्लासिफिकेशन किस बेस पे दिया? इन स्पीसीज की सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज पे। ये तो देखो सिंपल सी बात है कि जब भी हम क्लासिफिकेशन देते हैं तो उसका बेस क्या होता है? दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। किसी भी क्लासिफिकेशन का बेस जो होता है वो यही होता है कि दैट इज सिमिलरिटीज कौन सी हैं और डिससिमिलरिटीज कौन सी हैं। इसी बेस पे आप क्लासिफिकेशन इजिली दे पाते हैं। सो सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो दिया, ये तो मैंने एक आइडिया व्हाट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्या, ये मैंने आपको मीनिंग समझा दिया कि इसमें सभी लिविंग्स के बारे में क्लासिफिकेशन दिया गया था, बताया गया था। तो मेन चीज स्टार्ट होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो दैट इज, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, एरिस्टोटल। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा चंदा। दैट इज Aristotle. Aristotle, that is your first one who proposed the classification. ठीक, इन्होंने सबसे पहले आपको क्लासिफिकेशन बताया। अब ये चीज जरूर याद रखेंगे आप कि अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसने दिया, उसमें कैरोलस लीनियस और एरिस्टोटल इन दोनों के बारे में बताया गया हो तो आप एरिस्टोटल के बारे में लिखेंगे, आप उसको मार्क करेंगे।
कैरोलस लीनियस को नहीं करेंगे। कैरोलस लीनियस ने भी क्लासिफिकेशन दिया था, उनका क्लासिफिकेशन भी सही है, लेकिन एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था सबसे पहले, इनका क्लासिफिकेशन साइंटिफिक बेस पे था। उसके बाद दूसरा क्लासिफिकेशन जो था कैरोलस लीनियस का, वो उन्होंने दिया था साइंटिफिक बेस पर। इन एरिस्टोटल से पहले जो भी क्लासिफाइड किए गए थे, ये चीज समझना, एक चीज समझना आप लोग, देखो एरिस्टोटल ने जो क्लासिफिकेशन दिया था वो साइंटिफिक बेस पर दिया था। उनसे पहले भी जो क्लासिफिकेशन दिए जाते थे वो लेकिन साइंटिफिक बेस पर नहीं थे, वो ह्यूमन नीड के ऊपर डिपेंड करते थे, दैट इज डिपेंड ऑन द ह्यूमन रिक्वायरमेंट, कि हम क्लासिफिकेशन अपनी जरूरत के हिसाब से करते थे एनिमल्स को। लाइक जैसे कि प्लांट्स को सपोज करिए कि वीट है, राइस है ना, मक्का है, ये खाने वाले प्लांट है, इनको हम खा सकते हैं। तो जो खाने वाले प्लांट्स के पार्ट होते थे, जो खाने वाले प्लांट्स होते थे, उनको एक कैटेगरी में रख दिया कि भाई ये खाने वाले हैं। जिन प्लांट्स से हम लोग अपने कपड़े बनाते थे उनको एक दूसरी कैटेगरी में रख दिया। ऐसी जानवरों में कि लाइक जो जानवर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते थे, लाइक बैल हो गए, ये गाय हो गई, ठीक है, इनको एक कैटेगरी में रख दिया। या फिर ऐसे जानवर जिनसे हमें सपोज करिए कि सिक्योरिटी मिलती थी जिनके होने से, तो उनको एक कैटेगरी में रख दिया। तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि हम पहले जो क्लासिफिकेशन करते थे पुराने टाइम में, वो अपनी जरूरत के हिसाब से करते थे। जिस एनिमल की जैसी हमें नीड है हम उसको वैसी ही कैटेगरी में प्लेस कर देते थे, कोई साइंटिफिक बेस नहीं होता था। एरिस्टोटल ने सबसे पहले फिर एक साइंटिफिक बेस पर बताया कि भाई जो आपके प्लांट्स होते हैं वो तीन तरह के होंगे, हर्ब, श्रब और ट्री। ऐसे ही आपके जो एनिमल्स हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, एक जिनमें की ब्लड होता था और एक जिनमें ब्लड नहीं होता था। जिनमें ब्लड होता था उनको बोलते थे इनाइमा, और जिनमें ब्लड नहीं होता था उनको बोलते थे एनाइमा। तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि एरिस्टोटली का जो क्लासिफिकेशन था वो साइंटिफिक बेस पर था, और उनसे पहले ऐसा किसी ने भी क्लासिफिकेशन नहीं दिया। सो ये चीज आप ध्यान रखना कि आपसे अगर नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु प्रपोज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक टर्म्स, तो गलती से कैरोलस लीनियस को मार्क मत करना, आपका आंसर क्या होना चाहिए, एरिस्टोटली। क्लियर है बात? ये पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। He was the first one who proposed classification of organisms on the basis of scientific terms। इस लाइन को मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज ध्यान रहे कि पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था वो एरिस्टोटल ने दिया था साइंटिफिक टर्म्स पर, साइंटिफिक बेस पर इनका। अब इन्होंने क्या बताया, ये देखो सिंपल, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले प्लांट को बता दे रहा हूं मैं। जो प्लांट थे इनको तीन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ठीक, कौन कौन से आपके ग्रुप, दैट इज हर्ब, श्रब एंड ट्रीज। हर्ब, श्रब और ट्री। बेटा कोई भी ऐसा बच्चा जिसको समझ में नहीं आते हो, सभी को समझ में आते हैं, प्लीज मुझे बता दो। आप सभी को समझ में आता है ना, अजीत बेटा?
यस सर। चंदा बेटा, मुस्कान बेटा, सभी को समझ में आते हैं ना? यस सर। यस सर। ठीक बच्चों, तो आपके प्लांट्स को सबसे पहले क्लासिफाइड किया वो आपके अरिस्टोटल ने किया। हमारे अरिस्टोटल साहब आए और उन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया भाई 3 कैटेगरी में, 3 ग्रुप में, हर्ब, श्रब और ट्री। सबसे छोटे हर्ब्स, उनसे बड़े श्रब और सबसे बड़े ट्री। ठीक, अब इसी तरह से इन्होंने एनिमल्स को भी डिवाइड किया। एनिमल को इन्होंने 2 ग्रुप में डिवाइड किया। ठीक है, जिनमें रेड ब्लड, इनमें ब्लड होता है रेड ब्लड, और एक जिनमें रेड ब्लड नहीं था। ठीक, जिनमें रेड ब्लड होता है दैट इज कॉल्ड एनाइमा। इनको बोलते हैं हम एनाइमा। और जिनमें रेड ब्लड नहीं होता इनको बोलते हैं एनाइमा। क्लियर ये चीज? अब इन्होंने क्या किया, रेड ब्लड के अंदर कौन कौन से आ गए आपके? हम सब आ गए। इसमें क्या क्या इंक्लूड हो गए? लाइक मैमल्स, बर्ड्स, ठीक है, लिजर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड फिशेस, ये सब आ गए रेड ब्लड कैटेगरी के अंदर एनाइमा में। अब एनाइमा की बात करी, इसमें रेड ब्लड नहीं होता था, तो इनको फिर से इन्होंने 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया। सब कैटेगरी आ गई इसकी। एक जिनमें हार्ड बॉडी होती थी और एक जिनमें सॉफ्ट बॉडी होती। हार्ड बॉडीज एंड सॉफ्ट बॉडीज। हार्ड बॉडीज में आपके क्या आ गए? दैट विल हैव इंसेक्ट्स। आपको पता होगा इनमें एक्सोस्केलेटन होता है, राइट? दैट हैव अ एक्सोस्केलेटन। और जो आपकी सॉफ्ट बॉडी थी इसमें क्या आ गए? स्पंज। इसमें एग्जांपल स्पंजेस, स्पंजेस हो गए। सॉफ्ट बॉडी है तो आप बोल सकते हैं दैट हैव अ स्पंजी बॉडी। आप स्पंजी बॉडी बोल सकते हैं इनको। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्पंजी बॉडी। ठीक है, इसमें स्पंज आ गए, अर्थवॉर्म, ठीक। इसके अलावा लाइक जैसे कि आपके ये जो होते हैं निमेटोड्स, ये आ गए। मतलब मोस्टली इसमें आ गए क्योंकि इनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट थी। और हार्ड बॉडी में आपके आ गए इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स में क्या होता है? दैट हैव अ एक्सोस्केलेटन। इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है, ये एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। सर हाँ बेटा, तो एक्सोस्केलेटन क्या होता है? अभी बता दो। आपका एक्सोस्केलेटन देखो, एक तो होता है स्केलेटन जो एंडोस्केलेटन, जो हमारी बॉडी के अंदर हो। जैसे हमारी बॉडी में यस सर। क्या है? स्केलेटन जो है बोन्स का बना हुआ है, तो दैट इज एंडोस्केलेटन। इंसेक्ट्स में बोन्स तो होती नहीं है, लेकिन उनको प्रोटेक्शन तो चाहिए भाई। तो नेचर ने क्या किया, उनकी बॉडी के बाहर एक हार्ड शेल बना दिया। हार्ड शेल समझ में आता है? एक बाहर की कवरिंग जो होती है बहुत थोड़ी हार्ड होती है, तो दैट इज कॉल्ड देयर एक्सोस्केलेटन। अब समझ में आ गया? एक्सोस्केलेटन जो बाहर प्रेजेंट है बॉडी के बाहर। और ये एक्सोस्केलेटन किसका बना होता है? काइटिन का। ये काइटिन जो होती है ना, बहुत रेयर है, अबंडेंट है हमारे नेचर में, हर जगह नहीं मिलती। एक तो एक्सोस्केलेटन जो होता है इंसेक्ट्स का, इसमें है ये काइटिन, इसकी बनी है। ठीक है, इसके अंदर एक्सोस्केलेटन जो है दैट इज मेड अप ऑफ काइटिन। इसके अलावा जो अर्थवॉर्म होते हैं, अर्थवॉर्म में मैं आपको जब एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगा तो वहां समझाऊंगा, उनमें एक पोर्शन होता है, एक पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सीटी। वो सीटी जो होता है अर्थवॉर्म का, वो काइटिन का बना होता है। और एक तीसरा फंजाई, फंजाई की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। तो काइटिन केवल 3 जगह है हमारे नेचर में, ये चीज याद रखना, नीट में क्वेश्चन आता है ये चीज कि केवल काइटिन 3 जगह होगी, आपको मिलेगी। एक इंसेक्ट्स के एक्सोस्केलेटन पे,
आउटर स्केलेटन जो है हार्ड शेल, दूसरा अर्थवॉर्म का सीटी, और तीसरा थर्ड दैट इज फंजाई की सेल वॉल। ये तीनों ही काइटिन की बनी होती है। तो ये चीज मैं आगे डिस्कस करूंगा इस चैप्टर में। और आपको बेटा एक्सोस्केलेटन समझ में आ गया अजीत बेटा? यस सर। ठीक है। इंसेक्ट्स में ही होगा, लाइक जैसे मैं ऑक्टोपस की बात करूं तो ऑक्टोपस में भी एक्सोस्केलेटन है, उनकी बॉडी के अंदर भी बोन्स नहीं होती हैं। तो बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक्सोस्केलेटन का होना जरूरी है, जो इंसेक्ट्स में रहता है। हमारी बॉडी में भी एक्सोस्केलेटन है, अगर हम ह्यूमंस की बात करें वी हैव आल्सो एक्सोस्केलेटन, लेकिन हमारा एक्सोस्केलेटन हार्ड नहीं होता। जो ये हमारी स्किन है ना, दैट इज एक्ट एज अ एक्सोस्केलेटन इन ह्यूमन। लेकिन हमारा जो स्केलेटन है, मेनली मेजर जो स्केलेटन है दैट इज एंडोस्केलेटन है, जो बॉडी के अंदर है। सो अब ये आपका जो पहला क्लासिफिकेशन था जो एरिस्टोटल ने दिया, आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि ये पूरा साइंटिफिक बेस पर है। इसमें बकायदा ब्लड के ऊपर ब्लड का डिस्कस करा था आपके एरिस्टोटल ने, एंड देन उस बेस पे इन्होंने प्लांट एनिमल्स को क्लासिफाइड किया था, और प्लांट्स को उनकी हाइट के बेस पे क्लासिफाइड किया था। तो एक साइंटिफिक बेस बनाकर आपके एरिस्टोटल ने, हमारे एरिस्टोटल साहब ने ये चीज डिस्कस करी थी, उन्होंने ये बात बताई, पहला क्लासिफिकेशन दिया। फिर इसी क्लासिफिकेशन को बेस बनाकर बाकी के साइंटिस्ट जो आए, जैसे कैरोलस लिनियस, कॉपलैंड, आर.एच. व्हिटेकर, ठीक है, कार्ल वोल्स, ठीक है, ये जो आए थे, इन्होंने इसी क्लासिफिकेशन को थोड़ा मॉडिफाई करते चले गए, इन्हीं में ही और कैटेगरीज ऐड करते चले गए थे। तो अब पहले आप मुझे बताइए सभी, आपको अरिस्टोटल का जो ये क्लासिफिकेशन है समझ में आया? यस सर। ओके बच्चों, बेटा आप लोगों को, मुस्कान बेटा, चंदा बेटा, यस सर, समझ गए। ठीक। इसमें आपको बस मेन चीज जो मैंने आपको बताई दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहला क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था, पूछा जाए तो अरिस्टोटल को मार्क करेंगे, यू विल मार्क अरिस्टोटल। इन्होंने साइंटिफिक बेस पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन बताया था। अब बात करेंगे हम लोग नाउ टू किंगडम क्लासिफिकेशन की। आपको नाम पता ही होगा, बहुत कॉमन नेम है। जिन्होंने दिया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन? लिनस। वेरी गुड बेटा, ये भी नीट में आता है, और ये आंसर आता है, मीन्स आपके 4 मार्क्स पक्के। ये जो आपके टू किंगडम क्लासिफिकेशन, 3 किंगडम, 4 किंगडम है, 5 किंगडम और 6 किंगडम किन्होंने दिए, इनके नाम बहुत पूछे जाते हैं। इनमें से क्वेश्चन कैसे बनते हैं मैं भी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन जो होता है दैट इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस। इन 1758। नाम से समझ में आ रहा है टू किंगडम क्लासिफिकेशन है, तो उन्होंने 2 किंगडम्स बनाए, ऑर्गेनिज्म को 2 किंगडम में डिवाइड किया था। तो किंगडम बना दिए, एक प्लांटी और दूसरा एनिमेलिया, ठीक है। और ये जो क्लासिफिकेशन दिया इन्होंने, प्लांटी और एनिमेलिया जो किंगडम बनाए, वो किस बेस पे बनाए? ऑब्वियसली जब कोई क्लासिफिकेशन दिया जाता है तो कुछ ना कोई बेस तो होना चाहिए जिस बेस पे क्लासिफिकेशन दे रहे हैं। हवा में तो ऐसे नहीं दे देंगे कोई भी क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो बेस था क्लासिफिकेशन का वो क्या था, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। ये जो क्लासिफिकेशन दिया था किस बेस पे दिया था? ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। पास में
अब कैरोलस लिनियस ने क्या किया भाई, इन्होंने किया कि जिसमें सेल वॉल है वो सारे प्लांट्स रख दिए, सारे के सारे प्लांटिक किंगडम में आ गए। जिनमें सेल वॉल नहीं होती वो सारे के सारे एनिमेलिया के अंदर आ गए। बात समझ में आ रही है? ये सारे के सारे आपके जो प्लांटी थे वो कहाँ आ गए, आई मीन जिनमें सेल वॉल थी वो सारे आ गए प्लांट्स के अंदर, जिनमें सेल वॉल नहीं होती थी वो सारे आ गए एनिमल्स में। अब भाई उस टाइम तो ये चीज लगी बहुत सही कि अरे ये तो बहुत ईजी हो गया भाई, सबके सब जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें सेल वॉल नहीं है सारे एनिमल के अंदर डाल दो, जिनमें सेल वॉल दिख रही है उन सबको प्लांटी में डाल दो। लेकिन आप जानते हैं आज की डेट में कि ये चीज पॉसिबल नहीं है। गलती कैरोलस लिनियस ने क्या करी थी कि सबसे पहले तो इन्होंने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया। जैसे कि अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो उसमें भी सेल वॉल होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है उसकी सेल वॉल, ठीक है। और अगर मैं एक प्लांट की बात करूं तो उसमें भी सेल वॉल होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। लेकिन आप जानते हैं कि प्लांट और एनिमल, प्लांट और बैक्टीरिया एक से नहीं हो सकते, दोनों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अलग है। बैक्टीरिया हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, जबकि आपके जो प्लांट्स होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक्स हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अलग हो गया, ठीक। प्लांट्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो सकता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जबकि बैक्टीरिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो नहीं करते थे। रिप्रोडक्शन के बेस पे बहुत अलग हो गई, ठीक। बैक्टीरिया सिंगल सेल है, प्रोकैरियोट्स हैं, सिंपल वन है, जबकि प्लांट्स मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोट्स हैं। आपको समझ में आ रहा होगा कि कितनी बड़ी गलती थी ये उस टाइम पे कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को साथ में रख दिया उन्होंने। तो ये इनके क्लासिफिकेशन के डिमेरिट्स थे। जैसे कि पहला डिमेरिट्स मैंने बता दिया कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को साथ में रख दिया। इसके अलावा दूसरा डिमेरिट इनका कि इन्होंने क्या किया कि जो यूनिसेलुलर थे और जो मल्टी सेलुलर थे उनको भी एक ही कैटेगरी में रख दिया, ठीक। जैसे कि प्रोकैरियोट्स आपके यूनिसेलुलर होते हैं लेकिन वो प्रोकैरियोट्स हैं। बट अगर हम लोग प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा आपके यूकैरियोट्स होते हैं, वेदर इट इज यूनिसेलुलर आल्सो, वो भी यूनिसेलुलर है प्रोटिस्टा, लेकिन है तो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट्स ही। So, उनको भी इन्होंने साथ में रख दिया। तो ये बहुत बड़ी मेजर मिस्टेक्स थी आपकी कैरोलस लिनियस की हमारे। इसके बाद फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जो आया उसमें आपका एक और कैटेगरी को ऐड कर दिया था। हैकल साहब आए एक, और हैकल साहब ने कहा कि नहीं जी इसमें एक और कैटेगरी ऐड कर देंगे, दैट इज प्रोटिस्टा। फिर आए कॉपलैंड साहब, उन्होंने बताया भाई फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में उन्होंने क्या किया, ऐड कर दिया मोनेरा को। और फिर आए आर.एच. विटकर जिन्होंने की फंजाई को एक और किंगडम बना दिया और वो भी ऐड हो गया। मैं अभी केवल आपको नाम बता रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास में ये चीजें हम लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। और एंड लास्ट में आए जो आज के टाइम में हम पढ़ते हैं सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्ल बोज ने दिया। उन्होंने भाई साहब क्या किया सीधा कि मोनेरा को ही डिवाइड कर दिया। मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दो अलग अलग किंगडम में डिवाइड कर डाला, तो सिक्स किंगडम बन गए। तो टाइम टू टाइम धीरे धीरे इनमें मॉडिफिकेशन होता चला गया, जैसे जैसे नए नए क्राइटेरियाज हमें पता चलते चले गए, क्या हुआ, नए नए कैटेगरीज, नए नए किंगडम्स इंट्रोड्यूस होते चले गए थे। तो नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग यहीं पे ये डिस्कस करेंगे कि इसमें क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं, आप लोगों से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे नीट में इस चैप्टर, इस टॉपिक में से, और ये सारे के सारे क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन किसने दिया। एंड लास्ट में इन सभी जो आपकी क्लासिफिकेशन है, जो आपके सारे के सारे किंगडम्स हैं, इनका एक हम लोग एनालिटिकल स्टडी करेंगे। इन सभी का एक टेबल के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कैसे किसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ओके बेटा, आपको मैंने जो आज समझाया वो क्लियर हुआ? आप ये बताइए पहले। फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है आपका, एक बार आप यस सर। रीड आउट करना। ओके बेटा, एक बार आप लोग उसको रीड आउट जरूर करना। आपको मैंने, अजीत बेटा, आप लोगों ने जैसे कहा था ना लास्ट क्लास में सर वीडियोस देखने, इसकी वीडियोस चाहिए, तो आपको इनके वीडियोस पोर्टल पे मिल जाएंगे, लाइव क्लासेस में भी हैं, प्लस आपका जो वीडियो सेक्शन है उसमें भी हमने यह सारा सारा अपडेट कर दिया है। तो एक बार आप वहाँ पे भी लेक्चर्स को रीड आउट कर सकते हैं, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। ओके बेटा, यस ओके। ओके बेटा, सो टेक केयर आप लोग, कल मिलते हैं वापस।
इस नए टॉपिक्स को हम लोग Thank- वेलकम बेटा थैंक यू सर। वेलकम बच्चों